वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, यूपीपीसीएस का मेंस एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगे हैं, समय बहुत कम बचा है। ये एक अंतिम समय रिवीजन के लिए या आइडिया लेने के लिए या आप कह लीजिए कि अभ्यास के लिए ये मॉक टेस्ट की श्रृंखला है। इसमें कुछ टेस्ट आपको दिए जाएंगे जो कि आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक बार अगर वीडियो को आप तेज रफ्तार में भी देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से जानने के लिए मिलेंगी और वहाँ आप गलतियाँ करने से बच जाएंगे। ये बस उसी उद्देश्य से पोस्ट किया जा रहा है, ठीक है। बाकी लिखने का अभ्यास आपने पहले से किया है। तो यहाँ दिशा निर्देश वही पुराने हैं भाई। नाम, अनुक्रमांक इत्यादि का जिक्र आपको नहीं करना है, सांकेतिक तरीके से इस चीज़ों को कहना है। और सारे प्रश्न अनिवार्य है तो प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। कहीं से भी आपको प्रश्न में कोताही नहीं करनी है। आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे नहीं मतलब है। और नहीं आने का मतलब ये तो है नहीं कि आप एकदम से खाली हैं, कुछ ना कुछ आइडिया तो आपके दिमाग में है और बस उसी आइडिया का इस्तेमाल करके जो आप लिख सकते हैं, जितना आप जानते हैं उतना लिख दीजिए। छोड़ने पर यहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा और कोई दंड भी नहीं मिलेगा, ये भी बात है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। आप जानते ही हैं कि 60 नंबर का पूरा गद्यांश अवबोधन होता है, 30 का एक गद्यांश और 30 का दूसरा। तो यहाँ पहले पैराग्राफ को देखिए। कहा गया कि जीवन में उत्थान वरेण्य होते हुए भी सहज नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव नीचे की ओर लुढ़कने का होता है। मन जो है वो निराशा खोजता है और प्रवाह के साथ बहने वाला ये मन होता है। मतलब जिधर बहाव है, जिधर परिस्थितियों का बहाव है, जिधर समस्याओं का झुकाव है, उधर आप चले जाते हैं। आश्चर्य नहीं कि सामान्य जीवन असंयम, भोग विलास और सुख की खोज में लिप्त रहता है। मतलब हम इन्हीं चीज़ों को तो खोजते हैं, आराम की खोज करते हैं। इसके साथ साथ हम सुखों की तलाश करते हैं कि हमें कहाँ से सुख मिलेगा। भले ही वहाँ पहुँचने पर पता लगे कि वो वास्तविक सुख नहीं है, लेकिन हम कोशिश उसी की करते हैं। तमाम तरह के सरंजाम जुटाते हैं, इंतजाम करते हैं। साधना के महापुरुषार्थ के बल पर ही बहिर्मुखी प्रवाह की धारा को बदला जा सकता है और अपनी जो निम्नगामी ऊर्जा है उसको सही दिशा दी जा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हम एक साधक बने, साधना करें। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही प्रयास होगा कि ढलान की ओर बहता हुआ जल स्रोत पंप के सहारे शिखर की ओर चढ़ाया जाता है, या एक रॉकेट है वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध आकाश में विचरण के लिए एक सशक्त इंजन के साथ छोड़ा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसलिए निसंदेह इसी कारण आत्म साधना को संसार का सबसे कठिन कार्य माना गया और उपलब्धियों और फलश्रुतियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में पथ की दुरूहता का स्थान स्थान पर काफ़ी बड़ा वर्णन आपको मिलता है। बताया गया है कि साधना का पथ जो है वो नितांत ही मुश्किल होता है। और अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संवाद था, तो उसमें अर्जुन के शब्दों को अगर देखा जाए, उन्होंने कहा है, संस्कृत में कहा है, यहाँ हिंदी रूपांतरण है, कि मन के वेग को रोकना वायु के वेग को रोकने से कहीं ज़्यादा कठिन है। और भगवान श्री कृष्ण उनकी इस शंका का समाधान करते हैं, उन्हें रास्ता देते हैं। भगवान बुद्ध के शब्दों में स्वयं को साधना परम शौर्य और वीरता का काम है। यदि कोई व्यक्ति 1000 योद्धाओं को अकेले ही 1000 बार हराता हो तो दूसरा व्यक्ति मन को वश में कर लेता है तो वो ज़्यादा बड़ा कहलाएगा। मतलब हजारों योद्धाओं को आप हरा दे रहे हैं, आप बड़ा युद्ध जीत ले रहे हैं, तो आप निसंदेह ताकतवर हैं। लेकिन आपसे भी ज़्यादा ताकतवर वह व्यक्ति है जो कि अपने मन को वश में किए। ठीक, ये सबसे कठिन काम होता है। जीवन साधना का महत्व इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से समझ में आता है, जिसके लिए प्रयास पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है। लेकिन साधना के नाम पर भ्रांतियों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्पष्ट है, यहाँ भ्रम ज़्यादा है। तो अब इसमें करना है आपको भावार्थ, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद कहा गया कि जीवन में उत्थान वरेण्य है लेकिन आसान नहीं है, सहज नहीं है। इसका मतलब क्या है वो बताना है और रेखांकित पंक्तियाँ जहाँ जहाँ आपको दिख रही हैं उसकी व्याख्या करनी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए 5-5 नंबर का है। एक बात और है कि गद्यांश अवबोधन जब आप कर रहे हो तो पहला आपका कर्तव्य बनता है, कहा जाए अथवा न कहा जाए, शीर्षक लिखिए। शीर्षक का चयन इसलिए कर लीजिए क्योंकि आप केंद्रित हो जाएंगे एक चीज़ पर। आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे गद्य के बड़े से टुकड़े का केंद्र कहाँ पर है। असल जो इसका मकसद है वो क्या है, वो मकसद जो है वो शीर्षक में छिपा होता है। तो वो काम आपको पहले कर लेना है और इसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, मतलब लगेगा कि आप सिंसियर हैं। तो भावार्थ कैसे लिखेंगे? भावार्थ इसका देखिए, शीर्षक आप अपनी ओर से खोजिएगा। कहा गया कि जीवन में उत्थान की लालसा प्रत्येक मनुष्य को होती है, परंतु उत्थान का मूल्य इतना सहज नहीं होता है। वर्ण करने योग्य होना और वर्ण कर पाने में अंतर होता है, क्योंकि मन जो है वो मनुष्य को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलने देता। जो रक्षावरण है उसमें कैद करके रखने की कोशिश करता है। कंफर्ट जोन का हिंदी अनुवाद रक्षावरण, मतलब एक सुरक्षित घेरा जिससे कि आप बाहर ना निकलना चाहे।
तो कोई भी बड़ी उपलब्धि जो है वो उत्सर्ग की आकांक्षी होती है। कुछ भी आप बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी ना। जैसे आप प्रशासक बनना चाहते हैं, हालांकि ये सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं है, ये बीच की कड़ी है, मतलब पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आप एसडीएम बन जाएं, तो इसके लिए परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। और परिश्रम का जो मार्ग है वो सहज नहीं होगा, बाधाएं तो आएंगी ही, हर अभ्यर्थी के रास्ते में आती हैं, आपके रास्ते में भी आएंगी। बार बार असफल होंगे, फिर उठेंगे, फिर प्रयास करेंगे, और भी तमाम जो सामाजिक समस्याएं हैं वो आपका पीछा करेंगी। तो इनसे लड़कर आपको आगे बढ़ना होगा, यानी अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना होगा। अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आकर आपको अपनी अंतिम सीमा तक का प्रयास करना होगा, तब आप सफल होंगे। तो वही कहा गया। अब किसी ने सत्य ही कहा है कि उत्थान का मार्ग उत्सर्ग के कांटों से भरा हुआ होता है। बात ठीक है, एक साधे सब सधे वाला जो मूल मंत्र है उसको दिमाग में रख के हमें एक लक्ष्य को केंद्र में रखना चाहिए और उस ओर बढ़ना चाहिए। और यदि एक बार मन पर आत्मा का नियंत्रण हो जाए, ये सबसे अनिवार्य चीज़ है, तो आत्म साधना करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है और वो संसार का वीरोत्तम नर होता है, सबसे उत्तम वीर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में अवतार नर हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो विचलित हुए अर्जुन को संदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करो, तुम्हारी सारी जो शंकाएं हैं, सारा जो मोह है वो 2 मिनट में गायब हो जाएगा। मन को जीतने वाला योद्धा सबसे बड़ा वीर है। सत्य ये भी है कि मन पर नियंत्रण इतना भी आसान नहीं है। हाँ, ये है कि मन पर अगर नियंत्रण कर लिया तो आप जो सफलता की सीढ़ी है उस पर पहला कदम बढ़ा दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरीके से आप भावार्थ को पूरा साध सकते हैं। और इसके बाद जो अगला मामला है उसमें कहा गया कि जीवन में उत्थान वरेण्य है लेकिन सहज नहीं है। मतलब उन्नयन तो सभी चाहते हैं, कौन चाहता है कि असफलता मिले, कौन चाहता है कि गिरावट हमें मिले, लेकिन फिर भी मिलती है। तो ये सहज नहीं होता है कि आप उत्थान की ओर बढ़ते जाएं और सब कुछ वहाँ पर मीठा मीठा होता रहे आपके साथ, कड़वाहट भी होगी। तो ये उन्नयन की जो अभिलाषा है ना, ये आपको बाधाओं के रास्ते की ओर प्रेरित करती है। चिकनी सड़क की बजाय ऊबड़ खाबड़ पगडंडी आपको मिलती है, जिस पर कि बबूल के और कैक्टस के कांटे पिछे रहते हैं और नंगे पैर आपको चलना रहता है, आपकी चप्पल पहले ही छीन ली जाती है। अब ऐसी कष्टदायक स्थितियों में आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत से लोग पहली बार ही कांटा धंसा और बाहर आ गए, कुछ लोग कुछ दूर चले और लहूलुहान होकर लौट आए, लेकिन जो अंत तक चलता गया उसके पैर के घाव न सिर्फ भरेंगे बल्कि उसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये उन्नयन की अभिलाषा आपको कष्टों की ओर ढकेलती है, तो उन कष्टों से घबराना नहीं है, क्योंकि उनका चयन आपने खुद किया है और आप सिद्ध तभी हो पाएंगे जब उन कष्टों को पार करके आप उस पार निकलेंगे। तो वही बात है। इसके बाद रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। तो पहली जो रेखांकित पंक्ति है वो क्या कहती है? साधना के महापुरुषार्थ के बल पर ही बहिर्मुखी जो ये प्रवाह है, इसकी धारा को हम बदल सकते हैं और ये जो निम्नगामी हमारी ऊर्जा है, यानी नीचे की ओर भागने की इसकी प्रवृत्ति है, नष्ट होने की, बिना वजह नष्ट होने की प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगा सकते हैं। तो ये जो आपकी पंक्ति है इसकी व्याख्या आपको करनी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत से अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि जब वो व्याख्या करते हैं तो 3-4 पंक्तियों की आयोग देता है, आमतौर पे 4 होती हैं, ठीक है, 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो अलग अलग व्याख्या करने की बजाय वो एक पैराग्राफ में सबको बटोर देते हैं। ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको मिक्स नहीं करना है, उसे अलग अलग करना है। जैसे ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, इसका आप 1 नंबर डाल के ऐसे ग का पहला और इसमें आप व्याख्या डाल के कर रहे हैं। वैसे ही दूसरी पंक्ति है तो यहाँ ग का दूसरा, ऐसे नंबरिंग करके करिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वहाँ आप कॉपी लेकर नहीं जाएंगे, कॉपी ही आपकी बोलेगी और परीक्षक उसी की सुनेगा। तो कॉपी में कहीं से भी पहेली नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ये प्रश्न है तो इसका यही एग्जैक्टली उत्तर है। तब जाकर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। परीक्षक को अगर कहीं से भी कोई असुविधा हुई ना तो वो नंबर काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो आपका भला नहीं चाहता है, उसे सिर्फ अपने लाभ से मतलब है। चलिए, तो ये जो पंक्ति है इसे देखिए। इसमें कहा गया है कि साधना का जो महापुरुषार्थ है, और उसको हमने पढ़ लिया है तो उसमें समय नहीं जाया करेंगे। व्याख्या क्या हो सकती है? व्याख्या ये हो सकती है कि सफलता की कामना करने वाले व्यक्ति को साधना करनी ही पड़ती है और कोई रास्ता ही नहीं है। साधना का साधन होता है प्रचंड पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता। तो जीवन का प्रवाह चाहे जितना भी विक्षुब्ध हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए, लहरें उठने लगे, सुनामी आ जाए, लेकिन पुरुषार्थ उस प्रवाह की दिशा को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। शर्त यही है कि अंतिम सीमा तक होना चाहिए। अपनी अंतिम लिमिट को टेस्ट करने का वक्त आ गया, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो आपकी जो अंतिम सीमा है उसको टेस्ट करिए, वहाँ तक पहुँचिए, उसको छूने का प्रयास करिए, और वहाँ तक अगर आप पहुँचेंगे तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। छीड़ होती हुई जो जीवनी शक्ति है उसमें उत्साह का ईंधन पुरुषार्थ ही डालता है। बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपके दैनिक जीवन में भी ये सीख है।
आप बार बार असफल होते हैं और अंत में निराशा के गर्त में डूब जाते हैं और फिर संदीप माहेश्वरी और तमाम जो मोटिवेटर हैं उनके पीछे भागते हैं कि वो आपको मोटिवेशन देंगे। यकीन मानिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको उत्साहित नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं और वो बिल्कुल आपके हाथ में है। कैसे करेंगे? तो उत्साहित करने का सिर्फ एक रास्ता है कि मेहनत करने के लिए जुट जाइए। जिस चीज़ की वजह से आपका उत्साह डाउन हुआ है, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, उस चीज़ का कारण ढूंढकर उसको दूर करिए। जैसे ही वो कारण वहाँ से दूर होगा वैसे ही आप फिर उत्साहित हो जाएंगे, सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। आप बार बार असफल हो रहे हैं तो ये तलाशिए कि गलती कहाँ पर हो रही है और गलती को अविलंब दूर करिए। आप देखिएगा उत्साह वहीं से उभरना शुरू हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कही गई है और साथ साथ कि सफलता का रहस्य भी यही है। रहस्योद्घाटन केवल मनस्वी कर सकते हैं। तो हम और आप मनस्वी नहीं है, लेकिन मनस्वियों की सुनकर यहाँ हम सीख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है इसको देखते हैं। आत्म साधना को संसार का सबसे कठिन कार्य माना गया है। तो आत्म साधना निश्चित तौर पर कठिन है। कहना आसान है कि मन को साध लीजिए, लेकिन मन सधता कहाँ है? लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, और लाखों करोड़ों नहीं बल्कि जितनी आबादी इस पृथ्वी पर रह रही है उसका 99.9% जैसे बैक्टीरिया मारा जाता है ना, तो 99.9% जो लोग हैं वो भटक रहे हैं। उनका दिमाग केंद्रित है ही नहीं है। यही हकीकत है। अगर ऐसा होता तो दुनिया जो है वो स्वर्ग नहीं बन जाती। आप सोच कर देखिए। सारे दुखों का मूल ये है कि मन हमारा नियंत्रण में होता ही नहीं है। जो चंद लोग ऐसे हैं, बहुत विरले मिलते हैं, जिनका कि मन उनके वश में हो जाता है जैसे तैसे, कैसे भी करके। आसानी से नहीं होता है लेकिन हो जाता है। तो उसके बाद उनसे ज़्यादा सुखी और संपन्न कोई नहीं। तो बस वही बात है कि आत्म साधना संसार का सबसे कठिन काम है। इसीलिए कहा गया कि 1000 योद्धाओं से आप भिड़कर उन्हें परास्त कर दीजिए, लेकिन आप मन से जीत लीजिए, वो सबसे बड़ी विजय आपकी कहलाती है। तो अनुशासनबद्ध निरंतर जो प्रयास है वही आपको इस शिखर तक पहुंचा सकता है। इसके बाद जो अगला आपका यहाँ व्याख्या पक्ष है उसमें कहा गया कि मन के वेग को रोकना, वही बात है घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि मन भाई सबसे चंचल वस्तु है। सही बात है। आज यहाँ है, कल वहाँ पहुँच जाएगा। और कल क्यों, एक पल में यहाँ से वहाँ। आप अमेरिका जाएंगे तो आपको इतना समय लग जाएगा, है ना। और मन आपका 2 मिनट में, 2 मिनट बहुत ज़्यादा समय है, कुछ सेकंड के आधे हिस्से या उससे भी छोटे चौथाई हिस्से में वहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ की सैर करके लौट भी आएगा। तो मन का वेग तो बहुत ज़्यादा है, वो निहायत ही चंचल है, स्थिर होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आप सोए रहते हैं तब भी वो चलायमान रहता है। तो इसे वस्तु की संज्ञा प्रायः इसलिए दी जाती है कि मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहा है, लेकिन असल में ये है क्या? ये आपकी मानसिक ऊर्जा है जो कि अपरिमित होती है। मनुष्य का मस्तिष्क असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। मस्तिष्क ही तो हमारी पूंजी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है हमारे पास। बाकी आप देखें तो शारीरिक जितनी भी खूबियाँ हैं वो बाकी जीवों में हमसे बेहतर है। बाकी जीव शारीरिक रूप से हमसे ज़्यादा मजबूत हैं हर मामले में। एक छोटा खरगोश भी, उसके अंदर जो दौड़ने की काबिलियत है क्या आपके अंदर है? आप उतना तेज़ दौड़ सकते हैं। एक कुत्ता जिसे आप डंडे से भगा देते हैं, उसकी दौड़ने की रफ्तार का आप मुकाबला कर सकते हैं? उसके घाव जितनी जल्दी भरते हैं क्या आपके भर जाएंगे? आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारे पास एकमात्र पूंजी जो है वो हमारी बौद्धिकता है, हमारा मस्तिष्क है, मानसिक तरंगें हैं हमारी, और वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को नियोजित करना आना चाहिए। जिस दिन नियोजन आ गया उस दिन हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा और हम सबसे बड़े वीर कहलाएंगे। तो वीर अगर आपको कहलाना है तो ये काम करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा वाला पैराग्राफ। कहा गया कि भारत सच पूछा जाए तो एक देश मात्र नहीं है, देश मात्र का नाम नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है। भारत एक संस्कृति है, उसके नाम से ही एक संस्कृति। आप देखेंगे कि कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य सभ्यता। ये नहीं कहा जाता है कि ये इंग्लैंड का कल्चर है, ये स्पेन का कल्चर है। ऐसे देश के नाम पे थोड़े बुलाया जाता है। हम सीधे कह देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, जो कि मूल रूप से यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में भी चल रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम कहते हैं कि ये इंडियन कल्चर है। एशियन कल्चर कोई नहीं कहता है, या ईस्ट कल्चर नहीं कहता है, ईस्टर्न कल्चर नहीं कहता है। वो सीधे कहेगा कि इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है। तो मतलब ये है कि हमारा देश जो है वो असल में एक संस्कृति है, देश नहीं है सिर्फ। आगे देखते हैं। और संस्कृति का मतलब एक ऐसी संस्कृति का नाम है जहाँ मानवीय उत्कृष्टता का उदय हुआ है। इस सोच का उदय हुआ है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है, और इस सोच का भी उदय हुआ है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कौन से मूल्यों की ज़रूरत होगी। भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को इस सोच से अवगत कराया कि इंसान की सच्ची कीमत बाहर की सफलता से नहीं बल्कि भीतर की पात्रता से आती है। बाहर से आप कितना भी सफल हो जाइए, अंदर से अगर आप काबिल नहीं हैं उसके, तो वो सफलता टिकाऊ नहीं होगी। इसमें आप जानते हैं इस चीज़ को। और भारत के संदर्भ में हम कहें तो सांस्कृतिक नवनिर्माण की बात हम हमेशा करते हैं, और इसका आधार भी वही पात्रता है। ठीक है, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए पात्रता ही एकमात्र सच्ची कसौटी होती है।
और भौतिकता की दृष्टि से किसी व्यक्ति को अपेक्षित सफलता पाने के लिए कोई ना कोई काबिलियत तो अपनी साबित करनी ही पड़ती है। मतलब जिस सफलता की आप आकांक्षा रखते हैं उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसके बाद भौतिक जगत में सफलता को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहली चीज़ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब डिग्रियां होनी चाहिए आपके पास, आप योग्य होने चाहिए। कहा जाता है ना कि मतलब सिविल सेवा परीक्षा आप देंगे तो उसके लिए आपकी उम्र 21 साल और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें मतलब एक जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास ज्ञान और अनुभव होना चाहिए और आपका व्यक्तित्व उस काम के योग्य होना चाहिए। अब आप बनना चाह रहे हैं SDM, आप क्वालिफाइड भी हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हैं और आप आराम से परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो अंदर का व्यक्तित्व है वो एक सिंगर का है, एक अभिनेता का है या एक चित्रकार का है। आपके अंदर SDM वाली क्वालिटी ही नहीं है। चित्रकार एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत कल्पनाशील होता है, लेकिन क्या वो प्रशासक सही बन सकता है? और उसका उल्टा भी देखिए, क्या एक प्रशासक एक अच्छा चित्रकार बन सकता है? हो सकता है कि वो शौकिया चित्रकारी करता हो, लेकिन एक प्रोफेशनल पेंटर बन सकता है? नहीं बन सकता। हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र है। तो पहले तो अपने व्यक्तित्व को पहचानना ज़रूरी है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और जो आप बेहतर कर सकते हैं जब उस दिशा में बढ़ेंगे तो सफल होंगे। वही बात है। और आगे कहा गया कि तीर तुक्के से, धोखाधड़ी, लॉटरी जीतकर, डाका डालकर मनुष्य जो है वो तात्कालिक लाभ काफ़ी बड़ा होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। तो तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकता है, ये स्थायी नहीं होता। लंबे समय की अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा और अपने आप को साधना पड़ेगा, ठीक है। भौतिक क्षेत्र में सफलता के लिए अपेक्षित पात्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक सफलता के लिए भी आपको पात्रता साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। आध्यात्मिक जो सफलता है उसको प्राप्त करने के लिए या जो साधना का शिखर बिंदु है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी जो मनोवृत्तियाँ हैं उनका समर्पण करना होगा, अपने इष्ट के चरणों में समर्पण करना होगा। सारी जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त होके, निष्काम होके एक अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ना होगा। अपना सारा कुछ, सारी चिंताएं, सारा जो दुख है, क्लेश है, वो सब अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके आपको निरंतर कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, अपना कर्म करते रहना है, तब जाकर आप सफल होते हैं और यही आपकी वास्तविक पात्रता है। तो यहाँ बताना है आपको शीर्षक, उसके बाद करना है सारांश और संक्षेपण, और उसके बाद आपको देखना है कि अधिसूचना क्या होती है, तो वो पत्र लेखन है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2 ही इसमें प्रश्न है। असल में 2 नहीं है बल्कि 3 है, क्योंकि यहाँ सारांश और संक्षेपण को हम चाहें तो अलग कर सकते हैं, इसमें एक में ऐड किया गया। कोई दिक्कत नहीं, करना तो है ही है। तो आप लिखेंगे, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पात्रता परीक्षा या पात्रता परीक्षण, एक अच्छा शीर्षक है। इसके बाद आप सारांश कर लीजिए। तो सारांश में आप लिख दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति मानवोचित गुणों का पोषण करती है और यह प्रत्येक मनुष्य के बाह्य आवरण नहीं बल्कि पात्रता परीक्षण पर ध्यान देती है, और उन्नयन चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पात्रता का मानदंड सदैव ही रहता है। मतलब जैसी सफलता है उसके हिसाब से पात्रता की आवश्यकता होती है, और हर महान व्यक्तित्व पात्रता की कसौटी पर कसा अवश्य ही जाता है, ठीक, उसे कसना पड़ता है। इसके बाद संक्षेपण में आप क्या करेंगे? तो संक्षेपण में आप लिख दीजिएगा कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है, भारतीय संस्कृति उन्हीं मूल्यों की पारखी होती है, और पात्रता का अभिवर्धन सांस्कृतिक नवनिर्माण की पहली शर्त है। उन्नति आध्यात्मिक हो या भौतिक, योग्यता सिद्ध किए बिना उसका वर्ण असंभव है। देखिए, सारांश और संक्षेपण में अंतर क्या होता है? सारांश में आप एक कंप्लीट निचोड़ प्रस्तुत करते हैं, जैसे आप 3 घंटे की मूवी देख कर आइए और उसे समराइज करके 2 मिनट में अपने घर बैठे मित्र को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो हो गया आपका सारांश। और आप एक अपनी पुरानी अलमारी को खोल कर बैठे हैं और उसमें से जितना रद्दी आइटम है जो कि आपके उपयोग का नहीं है उसको छांट कर बाहर फेंक रहे हैं और काम की चीज़ों को उसमें व्यवस्थित तरीके से सजा रहे हैं, ये होता है संक्षेपण। छोटे दोनों होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, इसमें हमने काम कर लिया है। अधिसूचना किसको कहते हैं? तो अधिसूचना का प्रारूप और उदाहरण अगर आपको देखना है तो हमारा जो सामान्य हिंदी का पापा वीडियो है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें हमने विधिवत पत्र लेखन पर चर्चा की है और उसके सेपरेट पार्ट वाइज भी लेक्चर हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी पत्र लेखन का अगर संभव होगा तो आज या फिर कल के समय अंतराल में एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा जिसमें कि चीज़ों को हम विधिवत देखेंगे। इसके बाद अब आपको लिखना है, इसमें 10 नंबर का मामला था तो आप पहले तो परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाएंगे जो कि रिक्त प्रारूप होगा, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देंगे, यानी एक खाली ढांचा आपको अधिसूचना का बनाना है, उसके बाद एक भरा हुआ पूरा उदाहरण वहाँ पर लिखना है। ये दोनों काम करना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसकी डिमांड को समझिए। और अधिसूचना का उद्देश्य होता है सूचित करना, सामान्य इसका जो उद्देश्य है वो यही होता है, और ये अर्जेंट मामले में ही प्रकाशित की जाती है, इसीलिए
कभी कभी क्या होता है कि सरकारी गजट का प्रकाशन हो चुका है और अधिसूचना हमें फिर से जारी करने की नौबत आ गई है, तो इसके लिए फिर गजट का असाधारण अंक प्रकाशित किया जाता है और वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन होता है उसमें अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि ये आवश्यक मामला होता है और अपरिहार्य होता है, इसे समय रहते ही जारी करने में भलाई होती है। अब इसके बाद जो तीसरे का ख वाला पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि अर्धशासकीय पत्र लिखिए। तो कहा गया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से गृह मंत्रालय भारत सरकार के सचिव को एक अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करिए। अब आप समझिए अर्धशासकीय पत्र होता क्या है। ये डेमी ऑफिशियल लेटर निहायत ही अनौपचारिक शैली का होता है, मित्रवत होता है। दो अलग मतलब दो बराबर लेवल के सक्षम अधिकारियों के बीच में मित्रवत वार्तालाप होता है और ये गोपनीय प्रवृत्ति का होता है। मतलब एक व्यक्ति भेज रहा है, लिख कर पोस्ट कर रहा है, दूसरा उसे प्राप्त करके पढ़ के अपनी जेब में रख ले रहा है। भरसक ये सार्वजनिक नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन होती है कि सार्वजनिक होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंटरनेट पे जो नमूने आपको मिलते हैं उसमें बाकी पत्रों के उदाहरण आपको सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र का जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है बहुत कमी या आप कह लीजिए कम मिलता है। ठीक है, वैसे बनावटी प्रारूप आपने बहुत देखे होंगे। तो अर्धशासकीय पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, इसमें सीधा सीधा आप एक काम कर सकते हैं, बीच में ऐसे मुहर के लिए जगह बना के यहाँ पे अ.ब.स. IAS अपर मुख्य सचिव ऐसे लिख दिया। यहाँ अर्धशासकीय पत्र संख्या एक काल्पनिक संख्या डाल दीजिए। गृह गोपन विभाग, लोक भवन, उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ आपने लिख दिया। अता पता और पत्र क्रमांक जो है वो इधर डाल दिया और प्रेषक जो है उसको इधर लिख दिया। बीच में आपने शासन की मुहर लगा दी। अब यहाँ आप संबोधित करेंगे और संबोधन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई विषय इत्यादि नहीं, सीधा आप संबोधित करेंगे प्रिय महोदय या प्रिय श्री बस क ख ग, मतलब जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक, तो प्रिय महोदय और इसके बाद आप लिख दीजिए कि राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में राज्य के निर्देशानुसार, माफ कीजिएगा शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में अल्पावधि अवकाश घोषित कर दिया गया है। समस्त जीवन रक्षक और राहत व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, सूचित करने का उद्देश्य था और आपके अवलोकनार्थ इसे सादर प्रेषित किया जा रहा है। ऐसे करके आप अपनी बात को यहाँ खत्म कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे भवदीय या भवनिष्ठ, जैसा आप शब्द का चयन करें, हस्ताक्षर, और उसके बाद हस्ताक्षर किसका होगा, जो व्यक्ति भेज रहा है, यानी कौन, अ.ब.स. IAS उनका यहाँ पे जो योग्यता है वो हो गई, और अपर मुख्य सचिव ये उनके पद का नाम हो गया। अब उसके बाद प्रेषिती कहाँ रहेगा, प्रेषिती को तो हमने लिखा ही नहीं। तो प्रेषिती एकदम जब आपका अर्धशासकीय पत्र समाप्त हो जाए तो बाईं ओर नीचे उसका जिक्र किया जाता है। तो यहाँ आप लिख देंगे श्री लव, ऐसे करके सांकेतिक नाम नहीं लिखना होता है, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपका पत्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद अब विलोम शब्दों की ओर चलते हैं। पत्र लेखन पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसकी चिंता न करें। तो भाई चौथा प्रश्न जो है इसमें आपको विलोम बताना है। सुषुप्ति, इसका क्या हो जाएगा, जागृति हो जाएगा। असोच का सोच हो जाएगा। प्रलय का सृष्टि हो जाएगा। दुर्नाम का सुनाम हो जाएगा। असित का, असित मतलब काला, उसका हो जाएगा सिद्ध। व्यक्तिक का सार्वजनिक हो जाएगा। विपन्न का संपन्न हो जाएगा। स्तुत्य जो है इसका निंद्य हो जाएगा। वैसे ही आपका शीर्ष है उसका तल हो जाएगा, नीचे का हिस्सा। और एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र मतलब इकट्ठा, विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ। उपसर्गों को पहचानना है। यहाँ पांचवें का जो क वाला है इसमें उपसर्ग आपको अलग करने हैं। अगर उपसर्ग से शब्द बनाने के लिए देता है तो काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर शब्द से उपसर्ग अलग करने के लिए कहा तो यहाँ आपकी झंझट बढ़ जाती है। तो पहला शब्द आपका है तद्रूप। इसमें रूप जो है वो मूल शब्द है और तत् जो है वो यहाँ उपसर्ग है। याद रखिएगा, तद नहीं है, तत् है, ऐसे हलंत है साथ में। ऐसे ही तत्सम है, तत्सम में भी तत् उपसर्ग का ही इस्तेमाल हुआ है। दुर्विपाक में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दुर उपसर्ग है ना। निरभ्र में निरुपसर्ग है। ऐसे करके आप अलग कर सकते हैं। अब यहाँ प्रत्यय अलग करना है तो पंचायत में आयत प्रत्यय है, आप जानते ही हैं। वैसे ही छुटकारा में आपका छूट जो है वो मूल शब्द है और आरा जो है ये आपका प्रत्यय है। और यहाँ आप देख रहे हैं खेचर, इसमें चर प्रत्यय है। संगम में गम प्रत्यय है, सम उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। असल में गम जो है वो मूल शब्द होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रत्यय के तौर पे इस्तेमाल होता है। और अंत में है रसिया, तो इसमें ईया प्रत्यय है। नेक्स्ट, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमें यहाँ चुनना होगा। तो अनुचित बात के लिए आग्रह, इसको कहा जाता है दुराग्रह। ये 2-2 नंबर का होता है, कुल मिलाकर 10 नंबर। जो प्रताड़ित करे वो प्रताड़क होता है। जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करने वाला व्यक्ति क्या है, ये प्रवासी, मतलब ऐसे व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। दिन का पहला हिस्सा पूर्वार्ध कहलाता है। और एक ही बात की रट आप बार बार उसे दोहरा रहे हैं, रट लगाए हुए हैं, तो उसको पिष्ट पेषण कहा जाता है। अब यहाँ वाक्य शुद्ध करना है। उस पर क्या दोष दिया जाए, उसे क्या दोष दिया जाए। ठीक है, सीधी बात है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। पत्र किसके नाम पर आया है,
तो आप लिखेंगे पत्र किसके लिए है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसका पत्र है, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लगेगा। अब मेरी बात को मान लो, तो आप लिखेंगे कि अब मेरी बात मान लो। यहाँ को शब्द जो है वो निरर्थक है, उसको हटा दीजिए। मुझे प्रथम पुरस्कार है, यहाँ पुरस्कार की वर्तनी देखिए, ऐसे नहीं होता है, कैसे लिखा जाता है आप बेहतर जानते हैं। वर्तनी सुधार लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, चातुर्यता नहीं बल्कि आप या तो चतुराई लिख दीजिए और नहीं तो यहाँ पे आप चातुर्य लिख दीजिए, दोनों सही है। 7वें का ख देखते हैं, कहा गया अल्पेश्वर्य, इसको सही करना है, वर्तनी सुधारनी है। तो अल्पैश्वर्य होता है, यहाँ पे अय की मात्रा होगी, जब संधि आप करेंगे तो कुछ इस ढंग का दिखाई देगा। महोद्यम होता है, महाद्यम नहीं होता है। अत्युचित होता है, अत्योचित्य अलग अलग नहीं लिखते हैं, अत्युचित लिखते हैं। गुरुवोदार्य, अब यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा, ये र पूरा नहीं रहेगा, व के ऊपर ऐसे उड़ंतु र के रूप में रहेगा। और अत्युर्ग जो लिखा हुआ है इसमें य पे सिर्फ बड़ा ऊ रहेगा, जब आप संधि करेंगे तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाता है। इतनी ही इसमें गड़बड़ थी। अब इसके बाद अंतिम आपका आ गया है सेगमेंट, जो कि है 8वां प्रश्न, और ये 10 अलग अलग लोकोक्ति मुहावरों के साथ होता है। कुल मिलाकर 30 नंबर का मामला है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, कोयल होए न उजली 9 मन साबुन लाई, यानी साबुन आप 9 मन ले आके कोयल पर घिस दीजिए, वो मर जाएगी, गंजी हो जाएगी, लेकिन कभी सफ़ेद नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो मूल रंग है वो काला है। यानी दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता मिटती नहीं है, उसका जो मूल स्वभाव है वो बना रहता है, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए। इसके बाद अब ख वाला है, इसमें ये बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसने इस कहावत को दिया था, निबंध के तौर पे लिखना था। तो ये एक ग्रामीण भोजपुरी कहावत है, ठीक है, लोकोक्ति या कहावत आप कह सकते हैं। कहावत क्या है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है। भोजपुरी का इस्तेमाल यूपी में भी होता है, तो आपको इससे थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए। मतलब ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि ये कहावत आ जाएगी, लेकिन इस तरह के प्रयोग हमारा आयोग भी कर सकता है, उसके हाथ भी स्वतंत्र है और वो करता है। तो देखिए, ख वाला जो है इसका उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब अर्थ क्या होना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है कि भाई क्षमता से मतलब किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता है या उसका जो सामर्थ्य है, उससे परे उसका विकसित होना संभव नहीं है। मतलब आप कितना भी उसे मेवा मिश्री और बढ़िया खाना खिला दीजिए, लेकिन जो चूहा है उसको आप खूब बढ़िया पालन पोषण दीजिए और खिलाइए, वो मोटा होकर लोढ़े की शक्ल का हो जाएगा। लोढ़ा आपने देखा है, सिल लोढ़ा, पहले मिक्सर नहीं होता था तो लोढ़े से सिल पर रगड़ा जाता था तो चटनी पीसती थी या चीज़ें पीसी जाती थी, तो वो देसी ग्राइंडर होता था। तो लोढ़े की शक्ल का एकदम फूल कर कुप्पा हो जाएगा, उसके चर्बी ज़्यादा चढ़ जाएगी, लेकिन वो बड़ा होकर हाथी घोड़ा थोड़े ही बन सकता है। ठीक, मतलब उसकी अपनी एक हैसियत है, औकात है, औकात से ज़्यादा वो वृद्धि नहीं कर सकता है। तो बस वही कहावत है, इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे। इस बच्चे का बौद्धिक स्तर साधारण है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन और एकदम जी जान का सहयोग भी इसे उत्तम नहीं बना सकता, ये आपको समझना चाहिए। आखिर मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मूस को आप कितना भी खिलाइए पिलाइए, लोढ़ा बन जाएगा, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो वही यहाँ बात कही जा रही। इसके बाद अंधेर खाता यानी अव्यवस्था, घोटाले को भी कहा जाता है। आंधी के आम यानी अधिक और सस्ती मिली वस्तु, सामयिक लाभ को भी आंधी के आम कहा जाता है कि आंधी आई तो आपको फायदा मिला। उंगलियों पर नचाना यानी वश में करना, ये सब सामान्य मुहावरे हैं, आप फंसेंगे नहीं इसमें। खार खाए बैठना यानी द्वेष करना, शत्रुता रखना, खुन्नस निकालना, इसका मतलब है। बधिया बैठाना यानी नुकसान, देखिए बधिया बैठना यानी नुकसान होना, बधिया बैठाना यानी नुकसान करवाना। तुमने मेरे कारोबार की बधिया बैठा दी, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। इसके बाद है 99 का फेर यानी धन संग्रह की लालसा, कि 99 मेरे पास है, एक और आ जाए तो 100 हो जाए। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका 199 होगा तो आप कहेंगे कि अब एक और आ जाए तो 200 हो जाए। ऐसे ही इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, संभव है, सोच कर देखिए। लोकोक्ति में ही उसका रहस्य छिपा होता है, पढ़ के आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं। 2.5 हाथ की ककड़ी है और 9 हाथ का बीज उसमें अटने वाला तो है नहीं, तो ये कैसी बात है, अनहोनी बात है, असंभव बात है। ठीक, और आ बला गले लग, ठीक, जैसे आप देखते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वही बात है, थोड़ा सा अलग ढंग से कहा गया है, मतलब मुसीबत को खुद ही न्योता देना। तो यहाँ पर हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। आशा है कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आई होंगी और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे फ्री इनिशिएटिव आप ही की भलाई के लिए चलाए जा रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।